हम लोगों ने ये सोचा था कि शायद मायावती और ज्यादा एक्टिव होंगी, ग्राउंड पर और ज्यादा दिखाई देंगी। शी इज वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड वर्स्ट पार्टी लीडर। कोऑर्डिनेटर मायावती से बताएगा या नहीं बताएगा ये उसकी मर्जी, फिर वो उनको लेके जाएगा। जाने से पहले कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करेगा। अब 6 बार का कोई एमएलए आपकी पार्टी में आना चाहता है तो आपकी शर्तें तो नहीं पूरी करेगा। कैसी शर्तें? बीएसपी की कुछ शर्तें हैं मगर उस शर्त के होता नहीं। मैं आपको एक ब्रेक कर रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। समाजवादी पार्टी के एक एमपी हैं, आज भी बसपा में जाने के लिए बेचैन और उनकी मायावती से मुलाकात नहीं हो पा रही। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे ऑन कैमरा कह रहा हूं। मौजूदा सांसद है? मौजूदा सांसद बड़ा अफवाह में रहता है कि भाई दिल्ली से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं मायावती जी। मायावती किसी के इंस्ट्रक्शन पर चलने वाली लेडी नहीं। आज की दिल्ली को अगर उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन करना होगा तो फिर वो जरूरत मायावती ही पूरी करेंगे। उत्तर प्रदेश में मायावती एक ऐसी कहानी है कि जिन्हें सत्ता को भी जिसकी जरूरत है और विपक्ष को भी जिसकी जरूरत है। अब समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, लूप होल कहाँ दिखाई दे रहा है? अखिलेश यादव कंफ्यूज लीडर, किसी मुद्दे पे ज्यादा देर नहीं टिकी। मैंने 1-2 जगह कही ये बात अनुज भाई, आपस की बातचीत में, आज आपके पॉडकास्ट में कह देता हूँ कि अखिलेश यादव को भी वही गलतफहमी हो गई है जो कांग्रेस को 1985 तक थी कि मुसलमान जाएगा कहाँ। दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में रोजाना 2-4 मुसलमान शामिल हो। टकरा में एक चीज है, फायर है, पसंद की जाती है, उसको आप बिहार और मुंबई तो घुमाते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में इकरा को नहीं घुमाया जाता। इकरा हसन कैराना सांसद जी। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़े या गठबंधन में जाए? कांग्रेस का यह मानना है कि 2029 से पहले मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। ये मानना है? देखिए, मायावती ने पहली बार ऐसा हुआ जहाँ स्पष्ट नहीं कहा कि गठबंधन नहीं करेगी। पहली बार उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा फिलहाल कोई गठबंधन नहीं करेगी। तो यानी स्कोप खुला हुआ है? बिल्कुल खुला हुआ है, क्योंकि फिलहाल में बहुत कुछ गुंजाइश है। शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ वो कितना सही है? मेरा अपना मानना है किसी भी धर्म का कोई भी, वो शंकराचार्य की पदवी पे हो ना हो, अगर केवल भगवाधारी भी हैं तो उसके साथ जो हुआ प्रयागराज में वो नहीं होना चाहिए। किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर ने, किसी एक निगम के किसी चेयरमैन ने शंकराचार्य के खिलाफ और योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बयान नहीं। पिछली बार जब पॉडकास्ट हमने आपका किया था तो आपने कहा था कि मायावती मुख्यमंत्री बनती दिखाई दे रही है, आज भी उस पर कायम है? हालात उत्तर प्रदेश के वही है कि मायावती 19-20% पहुंची, जो उनका हुआ करता था 19.5-19.20 वो 19.5 में आई और उसके बाद 67 से 86-90 तक वो पहुंची, मुख्यमंत्री हुई। वो चाहे अखिलेश जाके बनवा दे और चाहे कोई और बनवा दे, चाहे शपथ मायावती ही लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। क्यों तेज हुई है? क्योंकि 2027 का चुनाव है। कहने को तो अभी बहुत समय बाकी है और कहने को ये भी है कि अभी कुछ ही समय बाकी है और हलचल और तेज हो जाएगी। इसीलिए हम राजधानी लखनऊ में आ गए हैं और जब लखनऊ में आए हैं तो सैयद कासिम जी से बात किए बिना कैसे वापस दिल्ली लौट जाएं, इसलिए जब जब हमें मौका मिलता है उनसे बातचीत करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। बहुत शुक्रिया अनुज भाई। आप मुझ जैसे, मतलब एकदम जिसे कहिए ना कि बंद कमरे में रहने वाले शख्स के पास चल के आते हैं, उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। हाँ। आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। और यही है, अगर इस नौजवानी में, इस उम्र में आप इतनी अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं जो बिल्कुल अलग है जी। देखिए, एक हर चीज़ की एक वो बन चुका है, मतलब आदमी एक ही पिच पे खेलता है। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आशीर्वाद बनाए रखिए। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति से शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा अंदर की खबरें हैं, इतना ज़्यादा ज्ञान है, इतना लंबा चौड़ा करियर है, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। लेकिन आज की डेट में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कौन सी पार्टियां, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस कहाँ पर खड़े हैं आज? देखिए अनुज भाई, ये कहने में कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को एज है, एज भी ठीक ठाक एज है। लोकसभा के हिसाब से देखने पे आपको लगेगा कि नहीं, लोकसभा में तो समाजवादी पार्टी ने या इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखिए तो बीजेपी को एज है। लोकसभा उत्तर प्रदेश और विधानसभा में फ़र्क है। लोकसभा चुनाव में जो ओबीसी का एक बड़ा वोट समाजवादी पार्टी के साथ आया या इंडिया अलायंस के साथ आया, उसमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, उसके अलावा आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म हो जाएगा। उस पर लल्लू सिंह का बयान और तमाम दूसरे बयान काम कर गए और उसमें ऐसा हुआ। उसमें एक एंगल और है, अगर उस आप देखिए तो क्षत्रियों में एक विरोध सा जैसे था, संगीत सोम से शुरू कीजिए और रघुराज प्रताप सिंह तक आइए। बिल्कुल ठीक बात है।
सारा ठाकुर जो था वो अजीब अजीब बयान दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि सारा क्षत्रिय जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहता। हालांकि लोगों का उसमें ये भी कहना था, तमाम खबरें चली, तमाम आर्टिकल्स लिखे गए, तमाम लोगों ने इस पर पॉडकास्ट में भी अपने कहा होगा, इंटरव्यूज में भी कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूरी ज़्यादा मजबूत ना हो, इसमें योगी आदित्यनाथ का रोल था, भूमिका थी। लेकिन मैं इसे नहीं मानता, ये ऐसा हुआ। ये तमाम चीज़ें मिला के इस 36 सीटों पे लेके चली गई। लेकिन आप यूपी का जब इलेक्शन होगा, असेंबली का जब इलेक्शन होगा, तो ओबीसी का वही वर्ग, बड़ा तबका, वो मौर्य हो, निषाद हो, बिंद हो, चौहान हो, माली सैनी हो, उसके बाद निषाद हो, कश्यप हो, कुर्मी हो, ये तमाम बिरादियां यादव मुख्यमंत्री और यादव बिरादरी से थोड़ा सा उचकती हैं। उनको लगता है कि हमारा सारा जो है मलाई जो है वो यादव खा जाएगा, तो वो विधानसभा में उस ताकत में वोट नहीं करती हैं अखिलेश यादव। अगर करती होती हैं तो आप 2022 का इलेक्शन याद कीजिए। 2022 में समाजवादी पार्टी विक्रमादित्य पे जो उनका कार्यालय है, रोज ज्वाइनिंग होती थी। बिल्कुल ठीक बात है। प्रतिदिन कोई ना कोई बड़ा नेता शामिल हो रहा था और हर बिरादरी का नेता था उसमें। मतलब दारा सिंह चौहान से लेके मुमताज सैनी से लेके सारी बिरादरी के नेता रोज शामिल हो रहे थे। 111 पे आकर रुक गए। अब उससे अच्छा माहौल तो आज की तारीख में नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, इवन जब हम लोग चुनाव कवर कर रहे थे सर, तो हम लोगों ने पश्चिम से पूरब तक पूरा चुनाव कवर किया था फील्ड पर, और शुरुआती दौर पर हम लोग को ये लग रहा था कि हाँ, इस बार शायद परिवर्तन हो रहा है, और इस तरह का परसेप्शन बनना शुरू हो गया था। और लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि अखिलेश यादव तो ईमान के बैठे थे कि अब उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है, लेकिन रिजल्ट आते आते सब बदल गया। तो ये तो हमने खुद महसूस किया है। तो वो चीज़ अभी भी है। अब उसमें और बिगड़ा भी, स्वयं प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ गए, दारा सिंह चौहान वापस चले गए, ओम प्रकाश राजभर अलायंस से निकले और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इस तरह से तमाम लोग जो आए थे, पल्लवी पटेल बगावत कर गई, वो अलग निकल गई, यानी कुर्मी गया, निषाद गया, आपका चौहान गया, उसके बाद राजभर गया, ये सब जाने वाले लोगों की तादाद थी। मुस्लिम 86 से 90% वोट कर गया था, जो CDS का डेटा कहता है। आज की तारीख में मुसलमानों में एक जो बातचीत जब आप करेंगे, उनका रुझान जो देखेंगे, तो अखिलेश को लेके वो उतनी गर्मी नहीं है उसमें। मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत नाराज है, लेकिन जो गर्मी थी अखिलेश के नाम पे लड़ जाता था, वो गर्मी नहीं है। बिहार में ओवैसी का दोबारा रिपीट करना, अपनी सीटों को बचाना, उसके बाद और अच्छा प्रदर्शन करना। मुंबई के चुनाव में, इलेक्शन में, मतलब जो मुस्लिम जितनी भी जगह आपके नगर निगम थे, हर जगह ओवैसी ने 125 सीटें जीत ली। बिल्कुल। लोग कह सकते हैं कि देखिए बॉम्बे और यूपी में फ़र्क है, लेकिन जो लोग जानते हैं, जो जानकार हैं, वो आपसे बताएंगे कि बॉम्बे में जहां समाजवादी पार्टी आज है, वहीं कल मुस्लिम मजलिस थी, उससे पहले मुस्लिम लीग थी, वो जीता करते थे, या फिर कांग्रेस थी। वजह ये थी कि ये तमाम लोग या तो आजमगढ़ के हैं, या डुमरियागंज के हैं, खलीलाबाद के हैं, फैज़ाबाद के, अयोध्या के, ये यहीं के लोग बॉम्बे में रहते हैं। वहां से कमा के भेजते हैं, घर पे ज़मीनें खरीदी जाती हैं, वो लोग ही हैं। अब परिवार के 3 लोग वहां रहते हैं, 10 यहाँ रहते हैं, वो उसको आप अलग करके नहीं देख सकते। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को एज है और योगी आदित्यनाथ को एज है। अब कोई दिल्ली कुछ कर दे, जो इनफाइटिंग है भारतीय जनता पार्टी की, दिखाई नहीं देती लेकिन है, कोई नई बातें पैदा हो जाए, कोई नया गठबंधन हो जाए, कांग्रेस उनके पास से निकल जाए, वो ऐसी किसी गठबंधन में चले जाए, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन सर देखिए, अब आपने कहा कि एज है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अब इस पर भी आ जाते हैं। आज की डेट में सियासत देखिए कैसे कहाँ खड़ी हुई है। ब्राह्मण वोट बैंक, बहुत दिन से ये परसेप्शन बन रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। उसके बाद UGC आ गया, क्या छौंका लग गया, या फिर अभी भी मामला कंट्रोल में है? देखिए, मैं जितना मैंने 14 के बाद से मोदी को देखा है, उनके हर जैसे दोधारी तलवार हैं। ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या आप, ये सवर्णों में ये कुछ बिरादरियां हैं। UGC का नॉर्म्स नए बने, उसके बाद उसको अखबारों में आ गया, चैनल्स में आ गया, खबरों में आ गया। विरोध सवर्ण कर रहा है, एक छोटा तबका कर रहा है, हो रहा है विरोध। एक अधिकारी ने इस्तीफा भी दे दिया, विरोध यहां तक पहुंचा। हर एक्शन का रिएक्शन होता है अनुज भाई। मैं इस विरोध में भारतीय जनता पार्टी का फायदा देख रहा हूं। अच्छा, नेचुरल है कि जब आप किसी चीज का विरोध करेंगे
तो जिस चीज का विरोध कर रहे हैं वो काम उन्होंने किया, इसलिए विरोध कर रहे हैं। वो काम किया किसके लिए? SC ST OBC के लिए। तो इधर जितना विरोध हो रहा है उससे ज्यादा उधर फायदा हो रहा है। जितना विरोध बढ़ता रहेगा उतना ही SC ST OBC के लोग कहेंगे कि मोदी ने हमारे बारे में सोचा, लोग विरोध कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसका इतना बड़ा विरोध जो है बहुत बड़ा असर करेगा, क्योंकि ये जितना मिला के लोग हैं। आपने एक नया एंगल दे दिया, और दुनिया में सब लोग, ये पत्रकार हो या फिर काफी जो राजनीतिक विश्लेषक है, वो ये विश्लेषण कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो गया। भाई सामने से तो लग रहा है नुकसान हो गया, लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन है ना। अगर ब्राह्मण नाराज हो रहा है तो कितने प्रतिशत होगा? हाँ हाँ, सही बात है। देखिए, आपके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए उसकी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। वो नाराजगी होगी, इलेक्शन तक रहेगी, मैंने मान लिया कि और बढ़ भी जाएगी। ओवरऑल 15-20% वोट है सारा सवर्ण मिला के। ठीक बात है। मैं 40-42 साल से कवर कर रहा हूँ अनुज भाई, आप श्रीवास्तव हैं। मैं नहीं जानता कि आपकी विचारधारा क्या है, किस पार्टी का आप समर्थन करते हैं, लेकिन मेरे सैकड़ों दोस्त होंगे जो कायस्थ हैं, श्रीवास्तव हैं। देखने में बहुत ही कूल रहने वाली बिरादरी, लेकिन जब वोट का नंबर आता है इतनी खामोशी से वोट देती है कि उसके बारे में जिक्र भी नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी की कमिटेड वोटर है। कह सकते हैं, लेकिन ये देखिए बिरादरी एक ऐसी सच्चाई है उत्तर प्रदेश में कि उससे आप नजर नहीं चुरा सकते। मेरे बहुत से दोस्त हैं उत्तराखंड में, एक बड़े अखबार के इस वक्त स्टेट हेड है, लखनऊ से गए हैं। इधर 3-4 बार उनकी कॉल आ गई मेरे पास, ब्राह्मण है, तो ये तो बड़ा बुरा हो गया है, उसने इस्तीफा दे दिया, ये तो बड़ा, और इसको अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, उसके बाद उसको सस्पेंड करेंगे और बात बढ़ेगी। तो मैंने उनसे एक सवाल किया था, हमने कहा ये बताइए कि आप सारा वोट चला जाएगा? कि दिया किसको जाए? सवाल अगर नेतृत्व परिवर्तन हो जाता है, ये सारी चीजें तो एक रात में होती है ना। अगर उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, देखिए UGC बहाना हो सकता है, शंकराचार्य बहाना हो सकते हैं, लेकिन वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष का वर्चस्व बनता जा रहा है और एक जाति विशेष को परेशान किया जा रहा है। वो मानता है कि हमको परेशान किया जा रहा है। अगर नेतृत्व परिवर्तन हो जाए तो सारी चीजें फुस हो जाएंगी ना। तो हम और आप कोई भी चर्चा करते हैं तो हम एक एंगल पे नहीं कर सकते। हाँ, ठीक बात है। उसके जो दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। तो मुझे फिर भी लगता है कि बीजेपी का एज है। शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ वो कितना सही है? देखिए, विपक्षी पार्टियां तो उस पर बहुत निशाना साध रही हैं। अखिलेश यादव जिन्होंने फ़ोन पर बात भी कर ली है विपक्ष के नेता के तौर पर, और वो चीज़ें सब सामने भी आ गई हैं। तमाम नेता जो हैं वहाँ जाकर मिल भी आए थे। अब तो खैर वो बिना स्नान किए चले गए हैं। तो एक तबका ये कह रहा है, देखिए दोनों बातें निकल कर आ रही हैं। एक समर्थन कर रहा है, एक योगी जी का समर्थन कर रहा है, सरकार का समर्थन कर रहा है, प्रशासन का समर्थन कर रहा है। दोनों बातें निकल कर आ रही हैं। और एक तबका ये कह रहा है कि भाई सनातन की सरकार आप बताते हैं, सनातन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और शंकराचार्य जैसी गद्दी पर जैसे वो बैठे हैं तो उनको स्नान नहीं करने दिया जा रहा, इसका नुकसान होगा। इसको पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक भारतीय होने के नाते, धार्मिक व्यक्ति होने के नाते मेरा अपना मानना है किसी भी धर्म का कोई भी, वो शंकराचार्य की पदवी पे हो ना हो, अगर केवल भगवाधारी भी हैं तो उसके साथ जो हुआ प्रयागराज में वो नहीं होना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात यह है कि शंकराचार्य इससे पहले बिहार के इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ तमाम बातें कर चुके थे जी। नतीजा क्या हुआ? जी, सियासी तौर पे देखिए तो उसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, एक नुकसान नजर आता है, उससे पता नहीं आप लोगों की नजर है कि नहीं है। इतने दिनों से ये विवाद चल रहा है, शंकराचार्य के पक्ष में एक नहीं 2-3 ट्वीट कर दिए केशव मौर्य ने, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए और तमाम तरह की बातें मीडिया पे भी उन्होंने कैमरे पे बोल दिया। योगी आदित्यनाथ के पक्ष में किसी एक विधायक ने, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर ने, किसी एक निगम के किसी चेयरमैन ने शंकराचार्य के खिलाफ और योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बयान नहीं दिया। ये चीज जो गुत्थी है, ये गुत्थी बड़ी है। एक इस्तीफा भी आता है तो अयोध्या में एक डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स का आता है, उनका भी जब थोड़ा सा पीछे का खंगाला जाता है तो अमर सिंह के करीबी निकलते हैं, आजमगढ़ के रहने वाले निकलते हैं, राजनीति के शौकीन निकलते हैं। उनका जब पूरा वीडियो आता है तो फोटोशूट कराने से पहले किस तरह से वो मुस्कुरा के देख रहे हैं, कागज़ देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें, यानी पूरा प्लांट, या ये कहा जाए कि भविष्य में राजनीति में MLA के टिकट के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया। आप बताइए कि इतने बड़े घटनाक्रम में
शंकराचार्य के पक्ष में ठीक है, सत्ता से कोई नहीं आया तो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए, विपक्ष तो पूरा खड़ा हो गया उनके साथ। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि वो एक बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे को इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उस पर अगर अमित शाह का वो AI जनरेटेड वीडियो नहीं है तो वो बयान भी बहुत बड़ा बयान है। नहीं, हाँ, उन्होंने ये बोला कि जो भाई सनातन की रक्षा नहीं करेगा या फिर उनका सम्मान नहीं करेगा वो कभी शायद सत्ता में वापस नहीं आ पाएगा। ये छोटा बयान नहीं है भाई। AI जनरेटेड मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब वाराणसी के मंदिरों का मामला उठाया शंकराचार्य ने या उसके अलावा उठा तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि AI जनरेटेड है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि अगर AI जनरेटेड नहीं है तो बयान छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अच्छा अनुजा, एक चीज बताइए, हम लोग तो इसी मैदान की मछली है ना। NDTV हो, TV9 पूरा ग्रुप हो, जी न्यूज हो, ये खबरें क्या चला रहे हैं? शंकराचार्य के खिलाफ कितनी खबरें चली उस पर? नहीं चली ना। थोड़ी मोड़ी कहीं से आ गई कि भाई फलां शंकराचार्य ने ये कहा कि ये झूठ है, नहीं हो सकते, उनका दूसरे का बयान आ गया। लेकिन पूरे चैनल पे बने रहे हैं तो शंकराचार्य बने रहे। मैं नहीं मानता हूं कि दिल्ली के स्टूडियो NDTV हो, TV9 न्यूज़ 18 हो या दूसरे चैनल्स हो, स्पेशली TV9 जरूर देखते हैं, क्योंकि TV9 के पीछे जो शख्सियत है, करीब करीब हम लोग एक साथ के हैं, हम हंस रहे हैं। जब वो लखनऊ में रिपोर्टर हुआ करते तो मैं दिल्ली में रिपोर्टर होता था, तो उनके भी किस तरह से संबंध है। या लखनऊ आप देखिए ट्विटर पे 2-3 हैंडल है, कुछ हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, उन हैंडल्स पे भी आप जाइए। तो ओवरऑल ये लगता है कि इस विवाद की जो जड़ है उसमें भी राजनीति है, और राजनीति जो है कहीं ना कहीं योगी विरोध पर आधारित है। एक चीज और गौर करने वाली बात है, शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई केशव प्रसाद मौर्य जैसे आदमी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। पत्रकारों ने उनसे उस पर रिएक्शन लिया तो उन्होंने किसी तरह का कोई डिनाई नहीं किया, गोलमोल जवाब दिया। जितना मैं समझ पाया हूं अपनी पत्रकारिता की दृष्टि से देखकर, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो पार्टी भाई देगी जिम्मेदारी वो निभाया जाएगा, वो शंकराचार्य है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो ये चल क्या रहा है? उनको तो तुरंत खंडन कर देना चाहिए था कि नहीं भाई महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, ऐसी बातें मत करिए आप लोग। ऐसा ही तो करते नेता लोग, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये चल क्या रहा है? अब सिर्फ केशव मौर्य को क्यों, आप केशव मौर्य के बयान देखिए, ओम प्रकाश राजभर के बयान देखिए, संजय निषाद के बयान देखिए, पल्लवी पटेल के पति पंकज जो हैं उनके बयान देखिए। ये सारे लोग दिल्ली से, ये NDA का हिस्सा हैं, ये सिर्फ दिल्ली के लोग हैं। केशव मौर्य के बारे में दुनिया जानती है, केशव मौर्य दिल्ली के कोटे से DCM है, दिल्ली ने उनको DCM बनवाया है। हाँ। या आपके शर्मा हैं, शर्मा भी दिल्ली के आदमी हैं, वो जिस तरह की बातें करते हैं, जो रिएक्शंस उनके आते हैं, तो दिल्ली लखनऊ में शीत युद्ध तो चल ही रहा है। अब वो शीत युद्ध भारतीय जनता पार्टी का शीत युद्ध है। योगी आदित्यनाथ के बारे में मैंने 1-2 चैनल्स पे ये बात कही है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उत्तराखंड में रोज मुख्यमंत्री बदल गए होते, गुजरात की तरह बदल गए होते, लेकिन योगी आदित्यनाथ 2 चीजें उनके साथ हैं। एक तो वो महंत ही हैं, दूसरे वो क्षत्रिय भी हैं, और तीसरे हिंदू हृदय सम्राट हो गए। अब मोदी योगी 2 नाम साथ में लिए जाते हैं, तो ये डर जो है दिल्ली को रोकता है। वरना योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरह से, भाई मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा है कि मुख्यमंत्री पर जब भी कोई आना चाहिए, कोई विधायक बोलने के लिए नहीं आया। जब भी बयान आए हैं पत्रकारों के आए, वो चाहे चिंतक बन के बैठे हो, चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठे हो, वो पत्रकारों के तो बयान आता है। लेकिन आप मुझे नहीं याद करा पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि अधिकारियों में तो उनकी बहुत अच्छी पैठ है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी में, भाई जब प्रदेश अध्यक्ष हुए पंकज चौधरी तो लोग तस्वीरें ढूंढते रह गए कि एक तस्वीर मिल जाए हमारी, उसी जिले से हैं। तो महाराजगंज अलग जिला बन गया गोरखपुर कट के, और पंकज चौधरी के साथ उनकी कोई तस्वीर नहीं मिली। तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने दम पे, अपने हट पे, या अपनी फॉलोइंग पे जो आम लोगों तक है, या हिंदू जो आपका सनातनी वर्ग है, वहां तक जो उनकी पैठ है, उसकी वजह से उनकी कुर्सी कोई नहीं ला पा रहा है। वरना जो हालात हम लोगों ने देखे हैं सियासत में,
से हालात उनके पक्ष में कभी नहीं रहे। एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं, अगर आज की डेट में मुख्यमंत्री पद से उनको हटा दिया जाता है, चलिए ये भी मान लेते हैं कि दिल्ली हटाना चाह रहा है या फिर कोई इसी तरह का कोई अनबन चल रही है, शीत युद्ध चल रहा है, तो किस तरह का सिनेरियो बनता है उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इससे पहले अगर हटाने का मौका मिला होता तो केशव मौर्य ही होते जी, लेकिन आफ्टर आपके यूजीसी, आफ्टर शंकराचार्य, वो पिछड़ा वाला रास्ता बंद होता है। आपने कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष भी दे दिया और उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री भी ले जाके अगर पिछड़े को बैठा देंगे तो वही हाल होगी जो वहां पे अभी इलेक्शन में हुआ था घोसी वाले में, कि सब बैकवर्ड खेल गए, फिर उसके बाद जो वहां पर सुधाकर सिंह जीत गए और बड़े वोट से जीत गए। एक विधानसभा को आप पूरे प्रदेश का नतीजा मान सकते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि अब अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो कोई पिछड़ा जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जाएगा। अगर ये माहौल ना बना होता तब तो वो चीज बन सकती थी। इस माहौल के बाद ऐसा नहीं होता। देखो, 27 से पहले अगर उनको हटाने की कोशिश की जाए या फिर ऐसी कोई घटना घटती है तो क्या जो एज की बात आज की डेट में आप कर रहे हैं उस समय बनेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले जो थी शहरी लोगों की पार्टी थी। 2014 के बाद 17 में जब अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन के आए तो उन्होंने पिछड़ों और दलितों की पार्टी से बनाया। काशीराम का एक फार्मूला जो था, पहले 3 ही 4 जातियों के नाम जानते रहे होंगे आप, बिल्कुल, गांव में रह के भी, कि भाई ये कुर्मी है, ये माली है चूंकि उसकी रोज जरूरत पड़ती थी, ये यादव है, उसके अलावा बिरादरियां, भाई ये हमारे गांव का मल्लाह है, उसके अलावा बिरादरियों का नाम कोई नहीं जानते थे। सही बात है। काशीराम के उदय के बाद उन्होंने इतनी बिरादरियां निकाल दी कि नाई भी एमएलसी बनाया उन्होंने, नाई भी क्या कहते हैं मंत्री बनाया उन्होंने, नट को एमएलसी बना, क्या कहते हैं आयोग का अध्यक्ष बनाया। वही चीज अमित शाह ने लागू की, तरीका थोड़ा सा बदला। उनके यहाँ सामाजिक परिवर्तन था उसका नाम, और इनके यहाँ वृहद हिंदू एकता थी, बिरादरियों पे धर्म का तड़का, और वो कामयाब हुए, दोनों इलेक्शन में कामयाब हुए। और जो मंडल की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां थी ये पिछड़ती चली गई। बहुजन समाज पार्टी एक विधायक पे आ गई, अखिलेश यादव इतना अच्छा लड़के भी 111 पे आके टिक गए। तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसी स्थिति में, मैं 27 तक तो किसी तरह का परिवर्तन मैं होता हुआ नहीं देख रहा हूं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिस तरह के इन लोगों के तरीके हैं उसको अगर आप गौर कीजिए तो दूसरा बिहार जैसा कुछ सिनारियो उत्तर प्रदेश में पोस्ट इलेक्शन हो सकता है कि बहुमत में कुछ कम रह जाए और उसके बाद जो है कि भाई आप हटिए, हम इसको मैनेज करते हैं, सरकार अब हम बनवाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक लाइन में क्या कहेंगे कि पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, पैर पे कुल्हाड़ी मारने का जैसा पार्टी के लिए है, लेकिन अपने पैर को कुल्हाड़ी से बचाना ये नेताओं के लिए। पार्टी के लिए तो पैर पे कुल्हाड़ी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ तीसरी बार रिपीट करने के बाद तो दिल्ली ही देखेंगे। तो ये दिल्ली देखेंगे वाली बात तो अपने पैर को बचाना भी तो है। ठीक है, बड़ी बात आपने कही है। आगे बढ़ते हैं। इन सब के बीच में बीएसपी कहाँ खड़ी है? जितनी हम लोगों ने बात की है समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, आज बीएसपी बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा था कि शायद मायावती और ज़्यादा एक्टिव होंगी, ग्राउंड पर और ज़्यादा दिखाई देंगी, लेकिन उनके काम करने का स्टाइल कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, लगातार बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन वो फील्ड पर जो निकलने वाली बात है या फिर उतना एक्टिव होने वाली बात है, क्या वो अभी आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मायावती निकलेंगी और मायावती जाएंगी। मंडल में बाद में इलेक्शन से पहले चली जाएं समीक्षा के नाम पे या किसी सम्मेलन के नाम पे तो अलग बात है। और ये बात भी सच है कि ये जितने कार्यक्रम हुए हैं बहुत सफल रहे, वो चाहे 9 अक्टूबर का रहा हो, उसके बाद चाहे 6 दिसंबर का रहा हो या 15 जनवरी का रहा हो। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है अनुज भाई, ये सारे कार्यक्रम कार्यकर्ताओं ने किए थे, इसमें नेता का सिर्फ नाम था। और उसके बाद ये कार्यक्रम इतने हिट हो रहे हैं, तो इससे ये तो साबित होता है कि उनके पास जो कैडर है वो बहुत मजबूत है। वो अपनी नेता पे जान देने के लिए तैयार है, पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, अपनी गाड़ी घोड़े से जाने के लिए तैयार है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर बेस मजबूत है तो उस पर इमारत खड़ी करने में देर नहीं लगती। मायावती की जो कार्यशैली है राजनीति के हिसाब से, मेरा अपना हमेशा मानना रहा है कि मायावती एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर तो हैं,
लेकिन अच्छी पार्टी लीडर नहीं। अच्छा ये मैंने हमेशा कहा। अच्छा। शी इज़ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड वर्स पार्टी लीडर, ये मेरा अपना हमेशा का। ऐसा क्यों सर? देखिए, जो राजनीति के जो दांव पेच हैं, जैसे मायावती के यहाँ आज भी किसी बड़े से बड़े नेता को ज्वाइन करना है या मिलना है तो पहले वो कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें, और वो नेता, उसके पास उनके कोऑर्डिनेटर की हैसियत के 50 लोग उसके कमरे में बैठे रहते हैं, लेकिन उसको संपर्क करना है कोऑर्डिनेटर से। तो कोऑर्डिनेटर मायावती से बताएगा या नहीं बताएगा, ये उसकी मर्जी है। उसके बाद वहां से डेट तय होगी कि फला तारीख को लेके आइए, फिर वो उनको लेके जाएगा। जाने से पहले कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करेगा। अब 6 बार का कोई एमएलए आपकी पार्टी में आना चाहता है तो आपकी शर्तें तो नहीं पूरी करेगा। कैसी शर्तें? बीएसपी की कुछ शर्तें हैं, मगर उस शर्त के होता नहीं, तो वो शर्त पूरी करने के लिए वो नहीं तैयार होता है। जो 5 बार का एमएलए, 4 बार का एमएलए या उसके बाद 5 बार के एमएलए हो, फिर वो उस तरफ नहीं जाता है। ये एक जो कमजोरी है बहुजन समाज पार्टी की, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ जी। एक अच्छी लीडर है बैकवर्ड पार्टी की, उन्होंने बहुत कोशिश की मायावती से मुलाकात हो जाए, नहीं हो पाई। कोऑर्डिनेटर्स उनको मिलाने ही नहीं ले गए। मैं आपको एक ब्रेक कर रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। समाजवादी पार्टी के एक एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आज भी बसपा में जाने के लिए बेचैन है, और उनकी मायावती से मुलाकात नहीं हो पा रही। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे ऑन कैमरा कह रहा हूं। मौजूदा सांसद है? मौजूदा सांसद है, समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, और बसपा में जाने के लिए वो पूरा नेटवर्क लगाए हुए हैं कि किसी तरह से मेरी मायावती से मुलाकात हो जाए, और पिछले 3 महीने से कोशिश चल रही है, आज तक मुलाकात नहीं हो पाई। तो मायावती के पास ये तो है कि ताकत बहुत है, लेकिन मौके का फायदा उठाना, सियासी तौर पे उसको कैश करना, ये बहुजन समाज पार्टी में नहीं होता, और यही एक वजह है जिसमें बहुजन समाज पार्टी उस तरह चर्चा में नहीं आ पाती। बड़ा फिजाओं में रहता है, बड़ा अफवाहों में रहता है कि भाई दिल्ली से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं मायावती जी को। कितनी सच्चाई इन बातों में? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा ज्यादा है। मायावती किसी के इंस्ट्रक्शन पर चलने वाली लेडी नहीं है। मायावती अगर इंस्ट्रक्शन पर चलने वाली होती तो आज तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री वही होती। नीतीश कुमार बीच बीच में इधर उधर गए, मायावती को 95 के बाद इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं थी। भाई, एक बार उन्होंने सरकार छोड़ी, 2 बार सरकार छोड़ी, 3 बार तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। चलती हुई गवर्नमेंट को लात मार के चली आई है, क्योंकि उन्होंने शर्तें नहीं मानी, और शर्तें बहुत बड़ी नहीं थी। कभी यह था कि मथुरा में सांकेतिक क्या कहते हैं वो कर लें, पूजा कर लें, कार सेवा कर लें। कभी था कि वाराणसी में सांकेतिक काम कर लें। कभी था कि इतनी सख्ती यहाँ पे ना कीजिए, हम निकल जाएं, विश्व हिंदू परिषद वालों का प्रदर्शन हो जाने दीजिए। लेकिन वो उस पर भी नहीं तैयार हुई। छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि मायावती का नेचर ऐसा है कि वो दबाव नहीं बर्दाश्त करती। हाँ, ये जरूर है कि मायावती एक ये दरवाजा खिड़की खोल के चलती हैं। आज की दिल्ली को अगर उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन करना होगा तो फिर वो जरूरत मायावती ही पूरी करेंगे। अच्छा। अगर ऐसा कभी हालात पैदा होते हैं तो उसकी धुरी फिर मायावती होंगी। उत्तर प्रदेश के नीतीश कुमार आप उनको मान सकते हैं। ऐसा कुछ चल भी रहा है क्या? अब चल रही ये जो हालात दिखाई देते हैं, भाई अखिलेश यादव के साथ तो इनको जाना नहीं, उसकी वजह उनकी बिरादरी है। अखिलेश यादव अगर साथ हो, उनकी बिरादरी की वजह से दूसरा ओबीसी, जो मैंने शुरू में आपसे कहा जी कि दूसरी ओबीसी जातियां यादव के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती। इसलिए भाई, क्या वहां पे लालू या तेजस्वी का साथ नहीं हो सकता था बीजेपी का, या कुशवाहा का साथ नहीं हो सकता था, लेकिन कोई जो सबल जातियां होती हैं ना, उसके साथ ओबीसी की दूसरी जो छोटी बिरादरियां होती हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाती। नीतीश जब आए उस जमाने में कुर्मी कोरियो को पूछता नहीं था। जब उसका नेता निकला तो तमाम लोग उसके पीछे आगे खड़े होते चले गए। तो उत्तर प्रदेश में मायावती एक ऐसी कहानी है कि जिन्हें सत्ता को भी जिसकी जरूरत है और विपक्ष को भी जिसकी जरूरत है। लेकिन इस एटीट्यूड के साथ, इस स्वभाव के साथ इलेक्शन कैसे जीता जाएगा? अब सिटिंग एमपी अगर मिलना चाह रहे हैं
और पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कोई और नेता होता तो तड़ से ज्वाइन कराता और उसका जो है महिमा मंडन और होता पूरे प्रदेश में, मीडिया में, सोशल मीडिया में। मैं वही कह रहा हूँ कि मायावती का ये जो एटीट्यूड है, अब इसको तो देखिए, नेचर और सिग्नेचर दो चीज बदले नहीं जाते। इंसान की जो सिग्नेचर है, फिर वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, सिग्नेचर वही रहती है। और नेचर भी ऐसी चीज है, नेचर कहते ही कुदरत को है, तो जो कुदरती चीजें वो बदलती नहीं। अब ये मायावती का नेचर है। मैं आपको बताऊं कि 2007 से 12 की सरकार थी, 12 में इन्होंने लगभग 198 टिकट काट दिए थे सिटिंग एमएलएस के। उसके बाद 86 एमएलए जीती थी। अगर वो न काटे तो सरकार में थी। ठीक बात है। ठीक बात है। और उसमें से आधे चले गए सपा में, वहां से विधायक हो गए, सपा की सरकार बन गई। इस मामले में बीजेपी जो है छोटे छोटे लोगों को शामिल करा लेती, आ जाओ आ जाओ, दो एक एक इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को 1 सीट 2 सीट तो 3 सीट देकर उसे अलायंस कर लेती हैं। संजय निषाद खाली अपने बेटों के अलावा बाकी जितने एमएलए उनके हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सारे भाजपा के नेता मैं उनको जानता हूँ, चाहे सुल्तानपुर वाले उपाध्याय, ये सब बीजेपी के लोग हैं। उनका ठीक है, आपको 5 सीटें दी, लेकिन ये 3 लोग हमारे लड़ेंगे आपके टिकट पर। सही बात है। तो ये राजनीति है, और मायावती आज की राजनीति में इस मामले में फिट नहीं होती। अब समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, लूप होल कहाँ दिखाई दे रहा है? अखिलेश यादव बड़ी पार्टी है और मुलायम सिंह के बेटे हैं, शायद 36 एमपी हैं, 37 एमपी हैं, 111 एमएलए थे, अब 100 के नीचे आ गए, 99 एमपी एमएलए हैं। अखिलेश यादव की प्रॉब्लम दूसरी है। अखिलेश को जितना मैंने देखा समझा, अखिलेश यादव कंफ्यूज लीडर है। कंफ्यूज है, किसी मुद्दे पे ज्यादा देर नहीं टिकते, किसी भी मुद्दे पे। मैं अनुज भाई आपको बताऊं कि मंडल जो है मंदिर की इकलौती काठ है इस प्रदेश में। जब रामलहर थी तब भी मंडल जो था वो चढ़ के काम कर रहा था। अखिलेश यादव मंडल की पीडीएन बात तो करते हैं, लेकिन मंडल की पीछे रहते नहीं। वो भी बीजेपी की मंदिर के पीछे रहते हैं। उनसे पूछा जाएगा, आप पूछिएगा, सवाल कीजिएगा कि आप राम मंदिर नहीं गए, कहेंगे मैं सैफई में बड़ा मंदिर बनवा रहा हूँ, वहां जाऊंगा। जी जी। फिर आप कहेंगे आप मथुरा नहीं गए, वो कहेंगे इटावा में और बड़ा शिव जी का मंदिर बनवा रहा हूँ, वहां जाऊंगा। तो मंडल के कभी नहीं आते। वो भारतीय जनता पार्टी के मंदिर के खिलाफ अपना मंदिर लेके आते हैं। इससे उनको तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक सबसे बड़ा वोट बैंक जो उनका है, उनको मिलने वाले 34% से लेके 31% से लेके 37% तक जो भी वोट मिलता है, 36%, उसमें 19% वोट जिसका है, वो इन सब चीजों को देखा करता है। आप शंकराचार्य के मामले में 4-5 ट्वीट कर देते हैं, बयान दे देते हैं, लेकिन सोलंकी के मामले में, आजम के मामले में, बरेली के मामले में, संभल के मामले में नहीं बोलते हैं। मैंने 1-2 जगह कही ये बात अनुज भाई, आपस की बातचीत में, आज आपके पॉडकास्ट में कह देता हूं कि अखिलेश यादव को भी वही गलतफहमी हो गई है जो कांग्रेस को 1985 तक थी, कि मुसलमान जाएगा कहां। और 89 से जब मुसलमान ने छोड़ा है तो कांग्रेस के पास आज तक अब लौट के आया है तेलंगाना और कर्नाटका में। ठीक बात है। वरना पूरे देश में कांग्रेस की वो बुरी हालत कर दी थी मुसलमानों ने जिसकी इंतहा नहीं। वही चीज अखिलेश पे लागू हो रही है। दिन ब दिन मैं देख रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी में रोजाना 2-4 मुसलमान शामिल हो रहे हैं, और ठीक ठाक मुसलमान शामिल हो रहे हैं। अच्छा। और तमाम मुसलमान वहां लाइन लगाए हुए हैं पहले ही से। अच्छा। जिनकी मुलाकातें नहीं हो पा रही। उसके बाद ओवैसी के चर्चा हर जगह होने लगी है। आएंगे सर, ओवैसी पे आएंगे, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। अखिलेश यादव से मुसलमान छिटक रहा है और बीएसपी ज्वाइन कर रहा है, ये आप कह रहे हैं? हाँ, काफी। जैसे मैंने सहारनपुर में ज्वाइनिंग देखी, मैंने मुजफ्फरनगर की ज्वाइनिंग देखी, मैंने बरेली में ज्वाइनिंग देखी, कल मैंने बाराबंकी में एक पूर्व चेयरमैन और क्या कहते हैं विधानसभा चुनाव लड़े हुए एक ज्वाइनिंग देखी। एक मैंने अभी प्रयागराज की बड़ी ज्वाइनिंग देखी, प्रयागराज नहीं बल्कि वो कौशाम्बी की। उसके अलावा आजमगढ़ की 2 ज्वाइनिंग मैंने देखी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मुसलमानों की ज्वाइनिंग हो रही है। और अगर कोई बीएसपी में जा रहा है तो बड़ा मुश्किल है बीएसपी में जाना। बीएसपी में एक शर्त के बाद ज्वाइनिंग होती है। बिल्कुल। उस शर्त को पूरा कर गया। अखिलेश क्या कितना नहीं है, कोई भी जाए फोटो खिंचा निकल आए, वहां तो फोटो खींचता ही नहीं। हाँ, नहीं खींचती है। तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव
कि जो 2022 में जो हैसियत थी, जो वजह थी, जो सिस्टम था, मुसलमानों में एक बेचैनी थी कि भाई अब इस बार अखिलेश जी की सरकार बना लेनी, वो चीज़ अब इस बार अभी दिखाई नहीं दे रही, वो नज़र नहीं आ रहा। और उसकी वजह वही है कि अखिलेश यादव का कन्फ्यूजन, टिकते नहीं। समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा आपको समझ में आ रहा है, कोई है? समाजवादी पार्टी में मुस्लिम चेहरे तो आप देखिएंगे ऐसे तो सामने से नहीं नजर आएगा। कमाल अख्तर हैं या महबूब अली हैं या शाहिद मंजूर हैं या वसीम हैं, ये सब एमएलएज हैं या मिनिस्टर रहे एक बार दो बार। चेहरे के नाम पे जिसकी पूरे प्रदेश में एक हैसियत हो, चेहरे नहीं है। लेकिन उसमें भी इंटरेस्टिंग है कि अखिलेश यादव के करीबी जो मुसलमान हैं, जिनकी आंखों से वो मुसलमानों को देखते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनको मुसलमान पसंद नहीं करता। वो चाहे आशू मलिक हो, चाहे मौलाना जावेद आब्दी हो, या एक कोई उल्ला करके हैं वो दिल्ली के जो इस्लामिक सेंटर है वहाँ के। तो बताया जाता है कि ये तीन लोग जो हैं वो अखिलेश यादव के सबसे खास हैं। इन्हीं बताते हैं कि मुसलमान यहाँ जा रहा है कि वहाँ जा रहा है। एकरा में एक चीज है, फायर है, पसंद की जाती है, उसको आप बिहार और मुंबई तो घुमाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इकरा को नहीं घुमाया जाता। इकरा हसन कैराना सांसद जी, उसमें है, उसमें एक अपील है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश नहीं घुमाया जाता इकरा हसन को, जब इतनी मतलब अपील है और लोग पसंद भी कर रहे हैं बतौर सांसद, तो क्यों नहीं उनको आगे किया जा रहा है? एक आजम खान को मुलायम सिंह ने घुमाया, इतना बड़ा कद हो गया कि जब देखो आजम खान अपना इस्तीफा लेकर डाक से मुलायम सिंह के पास पहुंच जाते थे। और अभी एमएलसी की 2 सीटें थी, दोनों एमएलसी आजम खान ने अपने बनवा लिए थे, वो शहनवाज हो या जसमीर अंसारी हो। जसमीर अंसारी इसलिए कि सीतापुर जेल में आजम साहब थे और जसमीर ने बड़ी मदद की थी। शहनवाज इसलिए कि शहनवाज के पिता जो थे वो आजम खान के बड़े करीबी थे। 2 एमएलसी बनवा लिए अभी जेल में रहते हुए, 2 साल पहले की बात। तो अब दूसरा आजम खान वो नहीं चाहते कि कोई हो जाए, सेंट्रलाइज हो जाए। देखिए सियासत जो है बड़ी अजीब चीज है, बड़ी अजीब चीज। अब आप एक और इकरा तैयार कर दीजिए, एक सोलंकी तैयार कर दीजिए, एक शाहिद मंजूर तैयार कर दीजिए, कुंवर इकबाल महमूद तैयार कर दीजिए, तो इससे अच्छा है कि हर जिले में एक रहे। जब चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आ जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने, वो उतना बहुत है उसके लिए। 24 के चुनाव में इकरा हसन का मैंने इंटरव्यू किया था वहीं पर जाकर, कैराना में जाकर, तो इकरा हसन ने कहा कि भाई इस बात में कोई दो राय नहीं है या इस बात में पूरी सच्चाई है कि जयंत चौधरी ने उनको यहाँ पर टिकट दिलाया था और अभी वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, उनके साथ मिल गए हैं जाकर। तो ये भी एक बड़ा विचित्र बात निकल कर सामने आई थी, और कि भाई जयंत चौधरी जो है इकरा हसन को उन्होंने आगे बढ़ाया और अखिलेश जी से बात की थी और खुद निकल गए थे। ये बड़ा अजीब लगा था मुझे सुनकर। नहीं, अजीब इसलिए नहीं कह सकते कि जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह, उनके पिता चौधरी चरण सिंह, मुनव्वर हसन साहब का इन तीनों लोगों से ताल्लुक था। इनके वालिद से भी था और चौधरी चरण सिंह से। मुनव्वर हसन स्टैब्लिश लीडर थे और समाजवादी पार्टी में इकरा एमपी हुई है। इससे पहले इनकी माँ 2009 में बसपा से एमपी थी, जी, तबस्सुम हसन जी। और इकरा चूंकि एक पसंद की जाने वाली महिला के तौर पे और मुसलमानों में उनकी एक ठीक ठाक अपील है, तो उनका न बढ़ाने की और जयंत चौधरी का टिकट दिलाने का जो तो खानदानी ताल्लुक होता है, उसको निभाया जाता है। जैसे इकरा जहाँ से आती हैं ये मुस्लिम गुजर हैं, हुकुम सिंह का परिवार जी हिंदू गुजर है, दोनों की गोत्र एक है, दोनों का चबूतरा एक है, दोनों का कुआं एक है। तो जो इनके गोत्र के लोग हैं वो इधर आते हैं, जो उनके गोत्र के लोग उधर जाते हैं। अच्छा खासा गुजर वोट बढ़ता है, बराबर बढ़ता है। ये तो है नहीं कि हिंदू गुजर इकरा को वोट नहीं देता। अगर इकरा को वोट नहीं देगा हिंदू गुजर तो इकरा एमपी नहीं हो सकती। तो ये दिक्कत है और मुस्लिम पॉलिटिक्स अखिलेश करना भी नहीं चाहते, नहीं करना चाहते, दिखाई ना दे, उस छवि से बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उससे निकलें या फिर यादव और मुस्लिम वाली छवि से निकले। देखिए यादव की छवि से निकलते हुए दिखाई नहीं देते। नहीं, दरअसल 24 के चुनाव में हमने टिकट बंटवारा देखा ना, परिवार के अलावा उन्होंने किसी यादव को टिकट नहीं दिया। भाई 5 यादव दे दिए, और सब परिवार के थे ना, तो 5 के अलावा देते क्या? परिवार के नहीं थे साहब। एक मोहल्ले में 4 घरों से 5 सांसद निकलते हैं।
एक ही मोहल्ला, एक ही बूथ संख्या, सीट बदायूं हो सकती है, आजमगढ़ हो सकती है, फिरोजाबाद हो सकती है, कन्नौज हो सकती है, मोहल्ला एक है, बूथ संख्या एक है। एक एमपी जो है, 2 एमपी एक घर से निकलते हैं, एक एक से निकलता है, एक एक से निकलता है, हाँ, एक एक से। ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यादव और मुस्लिम वाली छवि से बाहर निकलना है इनको। नहीं, वो पार्लियामेंट में तो चल गया, असेंबली में नहीं चलेगा। यादव जो है, मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, मुझे सन नहीं याद है, देखिएगा 6 रहा होगा। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, 6 एमपी जीते थे यादव बीएसपी से। रमाकांत यादव, उमाकांत यादव दोनों सगे भाई, एक मछली शहर से, एक आजमगढ़ से। भालचंद यादव खलीलाबाद से, मित्रसेन यादव फैजाबाद से, कैलाश नाथ यादव गाजीपुर से। 5 एमपी जीते थे, और डीपी यादव बदायूं से। यादव और बसपा, हाँ, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे। मैं वो सन भूल रहा हूँ, शायद 6 था, जो देखिएगा, सर्च कीजिएगा। 6 रहा होगा सर, 4 रहा होगा, क्योंकि 2009 में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो 2004 में चुनाव हुआ। 4 रहा हो, मतलब ये जब आप गूगल कीजिएगा, क्योंकि मुझे बिना गूगल के ये याद है, एमपी सब याद है। नहीं तो 4 ही रहा होगा सर। 4 रहा हो, आप सोच लीजिए। तो यादव इतना समझदार वोटर है, इसको बिरादरी अगर मिल गई। अच्छा, चूंकि बीजेपी ने भी किसी यादव को नहीं लड़ाया, बहुजन समाज पार्टी ने एक पुराने यादव को रिपीट किया, जो इधर उधर होता रहा था, श्याम सिंह यादव, तो उसकी कोई हैसियत नहीं थी, और वो फंस गया बाबू सिंह कुशवाहा के बीच में। दूसरा यादव लड़ा नहीं इस तरह का। तो इसलिए, वरना अगर बीजेपी भी दे देती और ये दे, तो तमाम यादव दूसरी पार्टी जीत जाते। तो यादव से तो नहीं बचना चाहते हो, क्योंकि यादव के यहाँ बीमारी में भी जाते हैं, यादव के यहाँ शादी में भी जाते हैं, यादव अगर इनकाउंटर में मारा जाता है तो उसके यहाँ भी जाते हैं, यादव का जेल में होता है तो उसके यहाँ भी जाते हैं। मुसलमानों से बचना है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़े या गठबंधन में जाए? देखिए, कांग्रेस का यह मानना है कि 2029 से पहले मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। ये मानना है, यानी 27 का चुनाव अकेले लड़ने के मूड में। और बिहार में जिस तरह से वो बेइज्जत हुए हैं, उसने साथ भी दिया, उसके बाद ये कहा गया कि कांग्रेस ने सीटें ले ली और हार गई। ये नहीं देख रहे हैं कि एवरेज में अगर देखा जाए तो तेजस्वी के पास जो ज्यादा सीटें थी वो भी तो हार गए, लेकिन कांग्रेस को बहुत जलील किया गया। उत्तर प्रदेश के भी छोट भैया सपा के नेताओं ने कांग्रेस को उल्टा सीधा बहुत कहा है, अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो भारी पड़े उस जमाने में। कांग्रेस का ये है कि जब से हमने अलायंस करना शुरू किया, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में हम खत्म होते चले गए। मुसलमान हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है, ब्राह्मण हमारे साथ आ सकता है हमको अच्छा लड़के देख के, चूंकि वो भी परेशान हो गया। 6-6, 7-7 मुख्यमंत्री होते थे ब्राह्मण, आज बिल्कुल ब्राह्मण इस मामले में बहुत पीछे चला गया है। अगर हम आ जाएंगे, हमारा संगठन हो जाएगा, तो हमको अपना पुराना वोट वापस मिल सकता है जी। तो कांग्रेस की ये सोच है। इसीलिए आप देखिए तो इमरान मसूद या अजय राय या राठौर सीतापुर जो एमपी हैं, या सोनिया गांधी के जो भी करीबी लोग हैं, प्रियंका गांधी के, उनके बयानात आप देखिएगा तो बयानात बिल्कुल कड़वे हैं, कड़वे हैं। और अखिलेश यादव 50 से ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहते हैं, और 50 सीटें वो चुने कि गाजियाबाद ले लो, खैर ले लो, बनारस ले लो, जहां पर हम नहीं जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां मजबूत है वहां आप ले लीजिए, गिनती पूरी हो जाए 50 की। कांग्रेस वो चाहती नहीं। कम से कम वो ये चाहते हैं कि 75 जिले में हमारे पास 75 सीटें तो हों, और जहां हमारे एमपी हैं वहां हमारे पास ज्यादा सीटें हों। 125 सीटें को करीब वो मांग रहे हैं, जो उनकी अपनी बातचीत से लग रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये अलायंस होगा, सपा की शर्तों पे होगा, और अखिलेश यादव अपनी शर्तें मनवाने के आदी। अखिलेश यादव को लगता है उत्तर प्रदेश में जो है हमारा है। लोकसभा में भी उन्होंने अपनी मनवा ली थी। उनको ये लगता है जो है हमारा है, हमारी वजह से है। क्योंकि उनके नीचे वाले लोग जो बोलते हैं कि कांग्रेस आज इतने एमपी जीत गई तो हमारी वजह से जीत गई। नहीं तो देखिए, उत्तर प्रदेश में तो स्वाभाविक है ना कि अखिलेश यादव अपर हैंड है उनका उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस से तो अपर हैंड है। बिल्कुल है, लेकिन ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल था, संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ और मुसलमानों के प्रति का जो एक रुझान था, वो समाजवादी पार्टी की तरफ उतना नहीं था जितना कांग्रेस की तरफ। हाँ, ये भी एक सच है। कांग्रेस तो खत्म पार्टी है, मरी हुई पार्टी है, लेकिन जब कांग्रेस इससे पहले भी खत्म पार्टी थी, 2000 में कितने 9 में कितने एमपी जीते थे उसको? बिल्कुल आज से ज्यादा। बिल्कुल। तो तब भी तो कांग्रेस खत्म पार्टी थी। कुछ ऐसा सीन दिख रहा है क्या? हालांकि मायावती जी ने तो अपने आप को क्लियर कर रखा है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। क्या 2027 के चुनाव में 1% चांसेस हैं कि कांग्रेस और बीएसपी साथ चुनाव लड़े? देखिए, मायावती ने पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने उनकी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है,
पहली बार ऐसा हुआ जहां स्पष्ट नहीं कहा है कि गठबंधन नहीं करेंगे। पहली बार उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा फिलहाल कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो यानी स्कोप खुला हुआ है? बिल्कुल खुला हुआ है, क्योंकि फिलहाल में बहुत कुछ गुंजाइश है। और इसी बार जन्मदिन पे सोनिया गांधी का भी फोन उनको गया है, ओवैसी का भी फोन उनको गया है। दूसरे नेताओं के लिए फोन जाना आम बात होता है, मायावती किसी का फोन ले लें ये बड़ी बात होती है। मायावती के यहाँ किसी की कॉल जाए और वो कॉल ले लें, ये बड़ी बात होती है, क्योंकि मायावती सबके फोन को लेती भी नहीं है। मुझे मालूम है कुछ साल पहले की बात है कि सोनिया गांधी ने तो कॉल किया, लेकिन मायावती ने ना फोन लिया और ना कॉल बैक किया। कल जब मैं बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष का पॉडकास्ट कर रहा था तो उनसे जब ये बात कही गई तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी तो बहन जी ने कह रखा है कि किसी से नहीं करेंगे। तो ये जो अभी तो जो है एक परसेंट वो लेके चल रहे हैं, एज लेके चल रहे हैं कि भाई हो सकता है कि, देखिए वो चूंकि उनका जो स्टेटमेंट है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिलहाल हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, एक बात कही उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि हम जब गठबंधन करते हैं तो जातिवादी मानसिकता के लोग का वो ट्रांसफर नहीं होता है, वो ट्रांसफर होगा तो हम कर लेंगे। फिर उन्होंने वहीं पे रुक के, उनको लगा शायद हम पहली बार स्लिप ऑफ टंग, मुझे लगा कि मायावती का स्लिप ऑफ टंग हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें अभी 10-5 साल लगेंगे, ये भी कहा उन्होंने। तो उन्होंने मतलब दरवाजा खोल के खिड़की बंद कर दी, तो ये समझ लीजिए। और प्रेशर बहुत है। देखिए इस गठबंधन के दौर में, जो अब ये गठबंधन 14 के बाद से दौर है, गठबंधन का दौर है, महाराष्ट्र से लेके, बिल्कुल ठीक बात है, उसमें आपको एक गठबंधन तो करना ही होगा। अच्छा, और वो किसी बड़े गठबंधन की, कांग्रेस से भी कर सकते। कांग्रेस इस तरफ इसलिए जाता है बार बार जहन कि कांग्रेस का जो उत्तर भारत है इसमें सूखा चल रहा है, और बीएसपी से अगर उनका एलायंस होता है तो उत्तराखंड और पंजाब में वो सरकार बना लेंगे। और 27 से पहले, 29 से पहले अगर 27 में उनको 2 स्टेट मिल जाता है तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा, और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक ऐसा रास्ता है। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन होता है तो फायदा होगा इस गठबंधन को? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जरूरत सिर्फ मुसलमान वोटों की है मायावती को। अच्छा, और मुसलमान बगैर गठबंधन के किसी के साथ जाने वाला है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी जा सकते हैं क्या इसकी भरपाई करने? नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास मुसलमान वोट नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुस्लिम नेता नहीं रहे कभी, मुस्लिम नाम थे वो। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक इलेक्शन जीते थे 1991 में, पहला चुनाव बांदा से। उसके बाद फिर लड़े 93 में, गठबंधन में चुनाव हार गए। उनका बेटा इलेक्शन हार गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी उसके बाद कुछ चुनाव नहीं जीत पाए। और दूसरी बात यह है कि नसीम साहब मुसलमानों में मुस्लिम नेता के तौर पे नहीं मशहूर थे, मायावती के करीबी के तौर पर मशहूर थे। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जितना मैं जानता हूँ, 91 से तो मैं उनको देख ही रहा हूँ कम से कम, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी किसी मुसलमान के काम भी नहीं आए। शुल्कास के काम आते थे, स्पेशली मायावती की बिरादरी जो है उसके काम खूब आते थे, उसके लिए उनके पास खूब समय होता था। जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बसपा से निकाले गए थे तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ सिर्फ एक अतहर खान गए थे पार्टी छोड़ के जी, इसलिए गए थे कि अतहर खान जो है उनको एमएलसी इन्होंने बनवाया था, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष उनको बनाया था, वरना पूरे प्रदेश में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ कोई मुसलमान नहीं गया था। सर 2007 में हमने देखा है बीच में मायावती एक तरफ सतीश चंद्र मिश्रा, दूसरी तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी, और लोगों ने कहा कि इसी गठजोड़ ने जो है बहुमत की सरकार बना दी। नहीं, उसमें सतीश चंद्र मिश्रा वाली बात तो सच है, लेकिन मुस्लिम भी 20-25% से ज़्यादा नहीं मिला था, बस वेस्ट यूपी में मिला, उसके बाद नहीं मिला था। मुसलमान मिला था लेकिन वेस्ट यूपी में मिला था। ओबीसी बहुत मिला था। आप उस दौर की विधानसभा की लिस्ट निकालिएगा विधायकों की, आप देखिएगा कितने मौर्या हैं, कितने कश्यप हैं, कितने निषाद हैं। ओबीसी को मिला, लोधी है, चौहान है, सैनी है, आप ये वोट बहुत मिला था। अच्छा, और रिजर्व सीटों पे ब्राह्मणों ने खूब दिल लगा के वोट कर दिया था। तो बीएसपी ने पहली बार अपने जन्म के बाद, 1984 में बनी है 14 अप्रैल 84 को, अपने जन्म के बाद रिजर्व सीटों पे इतना अच्छा रिजल्ट दिया था। ये जो बहुमत था वो आरक्षित सीटों से था। ब्राह्मण वोट बैंक 27 में बीएसपी की तरफ जा सकता है या फिर कुछ कोशिश हो सकती है? अगर देखिए, अगर वो बीजेपी छोड़ता है
और उसको लगता है कि बीएसपी में मुसलमान और ओबीसी आ गया है, तो बीएसपी उसकी पसंदीदा पार्टी होगी, क्योंकि 2007 से भारत में उसने बड़ा मजा किया है। और कांग्रेस पार्टी अगर साथ होगी तो और खासकर तब उसके लिए और अच्छा हो जाएगा, बीएसपी प्लस कांग्रेस। तो ये एक समीकरण बन सकता है, लेकिन अब ये तो संभावनाओं का खेल है राजनीति। तो हम अपनी एक अपना कैलकुलेशन में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ब्राह्मण को समाजवादी पार्टी के साथ जाने में दिक्कत है। समाजवादी पार्टी के उसमें कुछ ब्राह्मण हमारे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनका कहना है एक तो समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी बढ़ जाती है और ब्राह्मण शांति प्रिय है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि मायावती अगर मंदिर नहीं जाती है तो किसी मजार पे भी नहीं जाती है। ठीक बात है। अखिलेश यादव दोनों जगह जाते हैं। तो ये एक ऐसी कहानी है जो ब्राह्मण को मायावती के साथ सेट होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो 7 से 12 में उसने हरशंकर तिवारी के परिवार से लेके और इलाहाबाद प्रयागराज से इनका त्रिपाठी के परिवार से लेके सतीशन मिश्रा के सारे परिवार वाले, अंटू मिश्रा हों, नकुल दुबे हों, सुल्तानपुर में तो एक बाप बेटे दोनों होम्योपैथिक के डॉक्टर दोनों लालबत्ती में थे जी। बाप के पास लालबत्ती, बेटे के पास लालबत्ती। तो ये बड़ा मजा किया है। और जो पहली बार ये था कि मायावती की सरकार में जो आपके ये थे अधिकारी वर्ग था, वो भी ब्राह्मण खूब अच्छी अच्छी पोस्टों पे था। इससे पहले काशीराम कहते थे जिस जात का डीएम नहीं होता उस जात का सीएम कामयाब नहीं होता। लेकिन 7 से 12 की सरकार में थोड़ा उल्टा हुआ था। तो इसलिए उसे वहां जाने में, लेकिन वो जाएगा तभी जब उसे यकीन हो जाएगा कि मुसलमान भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, अब हम जाएंगे तो आराम से जितवा लेंगे। उससे पहले वो जाता हुआ मैं नहीं देखता हूँ उसको। आपके पास तो अंदर की खबर रहती है सर, सिद्दीकी साहब कहाँ जाने के मूड में है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, नसीम साहब का ये है कि सपा में उनकी दाल गलेगी नहीं, हालांकि अखिलेश की बहुत तारीफ उन्होंने की है। समाजवादी पार्टी में ना जा पाने की वजह है बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर जी और आर.के. चौधरी तक मोहनलालगंज, 1 दर्जन बीएसपी के नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में एमपी या एमएलए हैं। ठीक है। और सब नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मारे एंटी हैं, सारे उनके मारे हुए हैं। एमपी होना दूर की बात, उन्हीं की वजह से सब बाहर हुए। अच्छा, ज्यादातर किसी का टिकट कटवाया है, किसी को पार्टी से निकलवाया है, किसी को सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं होने दिया। एक दो नाम अगर जैसे आर.के. चौधरी, पहला विकेट तो यही है। आर.के. चौधरी को ले लीजिए, बाकी जो बीएसपी से गए बाबू सिंह कुशवाहा को ले लीजिए। बाबू भाई थे दोनों एक ही जिले के, बांदा के। बिल्कुल, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा से नहीं बनती है। इस तरह से तमाम नाम है। ये 2 नाम तो मैं आपसे ले ही रहा हूँ। खाली एक त्रिभुवन दत्त ऐसे हैं जो आलमपुर से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से, बसपा से आए हैं। उनको एमपी का टिकट दिया था नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, आधार का टिकट काट के। अच्छा, तो एक आदमी वो हो सकता है जो उनकी सिफारिश कर दे। अच्छा, वरना बाकी मुझे नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी से निकला हुआ या आया हुआ या निकाला गया हुआ कोई भी व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी में है वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पैरवी करेगा। बीएसपी में जा नहीं रहे हैं, कांग्रेस से छोड़कर आए हैं, सपा में जा नहीं सकते हैं, तो जाएंगे कहाँ? देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब पार्टी से निकाले गए थे तो उनके साथ एक बड़े नेता ने बसपा छोड़ी थी, उसका नाम था सुनील सिंह चित्तौड़ जी, एमएलसी थे वो। चित्तौड़ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और चित्तौड़ इतने करीब हैं कि उनकी वजह से उन्होंने बीएसपी छोड़ दी थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के करीब है। और जो सूत्र बताते हैं कि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उससे एक रात पहले वो चंद्रशेखर से मिलकर भी आए थे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये बताती हैं। और चंद्रशेखर के पास भी इतने साल हो गए पार्टी बनाए हुए, अभी पूरे प्रदेश में संगठन नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास हर जिले में 2, 4, 5 लोग हैं, टूटे फूटे मजबूत जैसे भी हों, हैं। इतने साल सरकारों में रहे, तमाम लोगों को नौकरी भी दी होगी, ऑब्लाइज भी किया होगा, तमाम लोगों के कहने पे काम किया होगा, और उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग ज्यादा हैं। अच्छा, तो ये तो बड़ा गेम हो जाएगा। बड़ा गेम हो जाएगा, उनके काम के हैं ये। और उनको भी यह है कि दरवाजे में भीड़ लगने लगेगी, घर पे लोग आने लगेंगे, मिलने जुलने वाले आने लगेंगे, हमको पदाधिकारी बनवा दीजिए, हमको मंडल में करवा दीजिए, हमको प्रदेश का बनवा दीजिए। तो कुछ देखिए, नेता की खुराक जनता है। 7 साल से नसीमुद्दीन सिद्दीकी अकेले अपने
क्या कहते हैं, कैंट की कोठी में रहते थे, कोई मिलने नहीं जाता था, कांग्रेसी सलाम नहीं करता था, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाती थी। इतने बड़े माहौल में रहने के बाद बड़ा मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना। चंद्रशेखर और ओवैसी साहब की भी दोस्ती अच्छी है। नहीं, दोस्ती तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिहार के इलेक्शन में दोनों का अलायंस था, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी अलायंस था। लेकिन बीच चुनाव में ओवैसी ने 4-5-6 सीटों पे उनकी पार्टी ने बसपा का समर्थन कर दिया था। बसपा के साथ उनके झंडे दिखाई दे रहे थे। जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ओवैसी और बसपा के झंडे थे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 27 में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? हाँ देखिए, गठबंधन तो चाहिए। देखिए, मायावती ओवैसी से कोई दूसरा गठबंधन नहीं कर सकता। अच्छा। ध्रुवीकरण के डर से। मायावती वो लेडी है कि उनको इसकी परवाह ही नहीं होती है, क्योंकि उनका समाज जो है उनके हर फैसले को समझता है कि हमारे हित में लिया जा रहा है। ओवैसी से 2020 में आपके 22 में कर चुके हैं अलायंस, वहाँ 20 में, सॉरी, बिहार में मायावती ओवैसी का अलायंस था। हालांकि इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी, फोन पे बात हुई, अलायंस हो गया। इससे पहले ओवैसी का वहां पर प्रकाश अम्बेडकर से अलायंस रहा महाराष्ट्र में। प्रकाश अम्बेडकर के अलायंस के बाद इनका जो जलील एमपी था वो तभी जीता था। तो ओवैसी भी 2 दलित नेताओं से गठबंधन कर चुके हैं, मायावती भी ओवैसी से गठबंधन कर चुकी हैं, और मायावती को मुस्लिम इश्यूज उनके लिए कोई इशू भी नहीं है। तो ऐसी संभावना, देखिए राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल ठीक बात है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो क्या सूरत होगी, अब कल मैं हैदराबाद भी जा रहा हूँ, देखता हूँ टटोल के क्या चल रहा है। बिल्कुल टटोलिए सर, और हम लोग तक ये खबरें भी पहुंचाइए, चूंकि आप इसीलिए जाने भी जाते हैं कि आपके पास अंदर की खबर खूब रहती है। अब 2027 का चुनाव आ रहा है, हमने हर पहलुओं पे बात कर ली है। आपको लगता है क्या कि दलित और मुस्लिम जिधर जाएगा उसकी सरकार बनेगी? आखिर में क्या कह रहे हैं? नहीं, सिर्फ दलित मुस्लिम पे नहीं बन सकती। देखिए, और कौन कौन चाहिए उसके लिए? ओबीसी चाहिए, अति पिछड़ा चाहिए, या ब्राह्मण आए। ब्राह्मण पूरा आता हुआ कहीं नहीं दिखाई दे रहा। सरकार तो नहीं बनती है, लेकिन सरकार बनाने या बिगाड़ने की हैसियत में आ सकता है वो, जिसके पास दलित और मुस्लिम का वोट आ जाएगा। देखिए, दलितों में भी जाटो जो है वो मायावती का कमिटेड है। ठीक बात है। पासी है, कोरी है, खटिक है, धोबी है, वाल्मीकि है, धानुक है, उसमें भी 30-40 बिरादरियां हैं, जिसमें खटिक भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, हमेशा से है। शहरों में आप जाइए, कानपुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, वहीं खटिक होता है। आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल कट्टर भाजपाई। वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करता है। कोरी उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया था, उसमें भी उनका ठीक ठाक पैठ लग गई। धोबी भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। तो ये सारी बिरादरियां जो हैं, पासी कहीं भाजपा में है, कहीं सपा में है। इस बार तो समाजवादी पार्टी के साथ था, आर.के. चौधरी, रंजीत सरोज, और उसके बाद वो वहां वाला 3 पासी तो यहीं पे इनके एमपी हैं। तो ये जो जाटो है वो जो पोल करता है 12-13% तक मायावती को मिल जाता है। वो मिल जाता है, तो 13 में कोई शक नहीं रहता। हाँ। और 13 में अगर ये 20%, 19% वाला भी अगर 10-12% दे देता है, तो 22-23% पे मायावती वहीं पहुंच जाती है, 67, 69, 99 वाले फिगर पे, जहां 17 तक थी। तो वो वहीं पहुंच जाना ही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी है। बहुत राजनीतिक पंडित हैं जो कह रहे हैं कि इस बार का 27 का चुनाव बहुत तगड़ा होने वाला है, लड़ाई बहुत अच्छी होगी। हाँ, चुनाव देखिए, किसी की हवा नहीं है, सत्ता के खिलाफ माहौल भी है, नेतृत्व से भी गुस्सा भी है। आज की डेट में एंटी इनकम्बेंसी कहीं पे स्टैंड करती है? एंटी इनकम्बेंसी तो है। देखिए, हम लोगों को याद है कि एक ट्वीट भी करने पे 150 गालियां पड़ती थी। हाँ हाँ। अब आप गालियां दे के आ जाइए, आपको गालियां नहीं पड़ती। ठीक बात है। तो ये जो है ना, ये थर्मामीटर लगाई तो समझ में आता है। एक ट्वीट आप करते थे, 150 गालियां आदमी नीचे देके चला आराम से आराम से। और अब आप गाली भी दे दें तब भी गाली देने को नहीं आता। तो ये तो हो गया ना कि जो मतलब बिना मांगे समर्थन लोग दे रहे थे वो रुक गया है, बल्कि मौन समर्थन उन लोगों को है जो विरोध कर रहे हैं। हवा किसी की नहीं है। हवा किसी की नहीं, हल्की सी खिलाफ तो है, लेकिन किसी के पक्ष में हवा चलती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो कुछ भी हो सकता है, ये मान के चलें। हाँ बिल्कुल, मैं तो इसे 2002, 7, 96
95 इस टाइप 99 ऐसे देखता हूँ। पिछली बार जब पॉडकास्ट हमने आपका किया था तो आपने कहा था कि मायावती मुख्यमंत्री बनती दिखाई दे रही है, आज भी उस पर कायम है? हाँ, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, उसमें आप चाहे मुझे कोई ये मान लीजिए कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, या मान लीजिए कि मैं कुंडली देख लेता हूँ, या मान लीजिए सियासी कुंडली पढ़ने का मुझे कुछ हुनर आता है। हालात उत्तर प्रदेश के वही है कि मायावती 19-20% पहुंची, जो उनका हुआ करता था 19.5-20, 19.5-20, 19.5-20। वो 19.5-20 में आई और उसके बाद 67 से 86-90 तक वो पहुंची, मुख्यमंत्री हुई। वो चाहे अखिलेश जाके बनवा दे और उसके चाहे कोई और बनवा दे, चाहे शपथ मायावती ही लेंगे। फिर चाहे और कोई बीजेपी बनवा सकती, कोई बनवा दे मायावती, फिर शपथ तो फिर मायावती की है। देखिए, हंग असेंबली में फिर मायावती से बड़ा जो है बार्गेन करने वाला कोई नहीं है, फिर बार्गेन पावर उनका बढ़ जाता है। लेकिन बात वहीं आती है ना, अपनी शर्तों पे। तो मायावती तो अपनी शर्तों पर सरकार चलाती ही, बनाती ही नहीं, चलाती भी। ठीक है सर, हम एक बार फिर से बैठेंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आपकी एक्सपर्ट राय हम जरूर लेते तो हैं। मैंने एक बात और कही थी अनुज भाई आपसे कि देखिए, मार्च तक रुकिए, बड़ी ज्वाइनिंगें होंगी बीएसपी में। हाँ सर, थोड़ी अंदर की खबर दीजिए, क्या चल क्या रहा है? बहुत ज्वाइनिंगें होंगी। बहुजन समाज पार्टी में बहुत लोग जाएंगे, और समाजवादी पार्टी तो आप समझ लीजिए कि उसमें से जब नेता जाना शुरू होंगे तो आप ताज्जुब कीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं? पुराने लोगों की घर वापसी हो सकती है? भाई, बहुत लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी में जाना चाहते हैं। कोई अपने पति को विधायक बनाना चाहता है, तो कोई अपने बेटे को विधायक बनाना चाहता है, कोई अपनी पत्नी को विधायक बनाना चाहता कुल है। मिला के जिनकी दाल समाजवादी पार्टी में नहीं गल रही है, उसके लिए अच्छा ऑप्शन है बीएसपी। उसके लिए ऑप्शन है बीएसपी। संपर्क में है लोग अभी? तमाम। कितने होंगे? मुझे लगता है 2 दर्जन से ज्यादा, और इसमें वेस्ट यूपी के लोग ज्यादा हैं, और कुछ पूर्वांचल से। आजमगढ़ मान सकते हैं आप, मेरठ मंडल आप मान सकते हैं, सहारनपुर मंडल मान सकते हैं, मुरादाबाद मंडल मान सकते हैं। ठीक ठाक लेवल के, ठीक ठाक लेवल के, जिनकी हैसियत। क्या बात कर रहे हैं, 2 दर्जन से ज्यादा? 2 दर्जन से ज्यादा ठीक ठाक हैसियत के लोग। तो अभी तो चुनाव थोड़ा सा टाइम है, और करीब देखिए, आएगा। फरवरी मार्च में आकाश आनंद के भी कार्यक्रम की सुगबुगाहट है, खबरें आनी शुरू हो गई हैं, और 75 के 75 जिले में उनके कार्यक्रम लगने की बात हो रही। उसके बाद थोड़ा और माहौल बनेगा। इधर ज्वाइनिंग का जो थोड़ा चल रहा है, चेयरमैन, जिला पंचायत सदस्य और इस टाइप के जो लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि ये लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं। हाँ, चेयरमैन वगैरह जीतना जो है वो अपनी शख्सियत पे आदमी जीतता है। बिल्कुल ठीक बात है। ब्लॉक प्रमुख, तो ये अगर पंचायत चुनाव नहीं हुआ, टल गया, तब तो आप और मजा देखिएगा। कैसे? पंचायत चुनाव अगर टलता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के वो लोग जो पंचायत चुनाव के लिए अभी तक पार्टियों में रुके हुए हैं, वो अभी से निकल लेंगे कि चलो दूसरी पार्टी में जगह अपनी मजबूत कर ली जाए। तो बहुत कुछ देखना बाकी है। बहुत कुछ देखना बाकी। मजा आएगा सर इस बार चुनाव में? अनुराग, मुझे तो लगता है कि ये चुनाव मैं अपने बालिग जीवन में इतना मतलब मुश्किल और इतना अजीब सा, इतना उलझा हुआ, न समझ में आने वाला इलेक्शन मैंने नहीं देखा हुआ। लेकिन सर बतौर पत्रकार तो फिर इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है। जब खोद के कुछ निकालना पड़ता है तभी तो मजा आता है। फिर आप दिल्ली से आके यहाँ पर कैंप करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप हर जिले में पहुंच रहे हैं, बिहार तक जा रहे हैं, ये तभी जा रहे हैं ना जब इंटरेस्टिंग है। अगर इंटरेस्टिंग ना हो तो क्यों जाएंगे? तब तो स्टूडियो में बैठ के हो ही जाता है। नेताओं से मिलना, नेताओं से बात करना, नेताओं से खबर निकालना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि नेता जो होता है ना, वो आपसे ले लेता है, अपनी खबर देता नहीं। तो उसका एक हुनर होता है, उस हुनर से फिर आप उससे निकलवा सकते हैं। जाते जाते एक बात और बताइए सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, देश में कहीं भी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री चेहरा होते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री चेहरा होंगे या फिर योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे? यही तो एक पेच है कि योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे या प्रधानमंत्री चेहरा होंगे या भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान चेहरा होगा। इसी की गुत्थी जिस दिन सुलझ जाएगी, उत्तर प्रदेश का जो है चुनाव और उत्तर प्रदेश का भविष्य, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, ये उसी दिन समझ में आ जाएगा। अब उसका इंतजार कर किया जाएगा कि अक्टूबर नवंबर तक ये बात साफ हो जाएगी, पोस्टर्स आने शुरू हो जाएंगे दिल्ली से। अब दिल्ली का पोस्टर जो आता है वो बता देगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है।
ठीक है, वेट करते हैं, अभी थोड़ा जल्दबाजी भी हो जाएगा बोलना। जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला, एक बार फिर से बातचीत की, बहुत शुक्रिया।